नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती साथ ही जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, जैसे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, DSSS हो गया, केवीएस एनवीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। सभी प्रश्न परीक्षा को ध्यान में रख कर लिए गए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इसका अगर PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे साथ ही में 3-4 क्लासेस की PDF शेयर कर दी जाती है। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कवि ने अपने जीवन संघर्षों का चित्रण किया है। यह निराला की प्रयोगवादी रचना है। यह एक शोक गीत है। यह निराला की छायावादी रचना है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है यह निराला की प्रयोगवादी रचना है। यह निराला की प्रयोगवादी रचना है, ये जो है ये कथन सही नहीं है। ये निराला की छायावादी रचना है, न कि प्रयोगवादी। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष रहा 1935। यह अनामिका काव्य संग्रह के द्वितीय संकलन में संकलित है। ठीक है, अनामिका काव्य संग्रह का प्रथम संकलन जो था यह 1923 में आया था। अनामिका काव्य संग्रह का प्रथम संकलन जो था यह 1923 में आया था। द्वितीय संकलन 1938 से। ठीक है, तो अनामिका काव्य संग्रह का जो द्वितीय संकलन रहा 1938 वाला, उसमें सरोज स्मृति का संकलन किया गया। इसके अलावा निराला का जन्म 1899 में हुआ और मृत्यु 1961 में। मैंने जन्म मृत्यु इसलिए बता दिया क्योंकि आजकल लेखक के जन्म मृत्यु प्लस उनका जन्म स्थान वगैरह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रगतिवादी काव्य के संदर्भ में से, प्रगतिवादी काव्य के विषय में यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने शोषण का प्रतिरोध किया है, सही है। प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य मनुष्य के संघर्षों को अपनी कविताओं में स्थान दिया है, ये भी सही है। जबकि प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया है, ये तो छायावाद के बारे में। ठीक है, ये जो कथन है ना, ये आपके छायावाद के बारे में, ना कि आपका प्रगतिवाद के बारे में। तो प्रगतिवाद से संबंधित ये कथन आपका सही नहीं माना जाएगा। विकल्प ग यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से भक्तिकालीन कवि पहले सगुण थे किंतु बाद में निर्गुण बन गए। नामदेव जो थे ये पहले सगुण थे, सगुण कवियों में आते थे, फिर बाद में ये निर्गुण बन गए। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से ही माना जाता है। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से ही माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचनाएं की है। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। इसके अलावा इनके गुरु कौन रहे, तो विसोवा खेचर। इनके गुरु रहे विसोवा खेचर। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, यह वाक्य हो गया आपका, 1 मिनट रुक जाइएगा। अगला प्रश्न है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, यह वाक्य किसका उदाहरण है। सरल, संयुक्त या फिर मिश्र। तो यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी, तो जीव गोस्वामी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई थी। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऋण जल धन जल रांगे राघव, कागज की किश्तियाँ लक्ष्मी चंद्र जैन, मौत खिलाफ जिंदगी शिवदान सिंह चौहान, ये सही है। जबकि ऋण जल धन जल रांगे राघव की रचना नहीं है। ऋण जल धन जल ये रिपोर्ताज विधा की रचना है और यह रेणु की रचना है। ठीक है, रेणु की रिपोर्ताज विधा की रचना है। रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु की यह रिपोर्ताज विधा की रचना है, ऋण जल धन जल। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मेरी तिब्बत यात्रा रामवृक्ष बेनीपुरी, किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक, उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी, ये तीनों ही सही है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक, उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी, मेरी तिब्बत यात्रा, ये आपका हो गया राहुल सांकृत्यायन जी की रचना, ना कि रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। यात्रावृत है ये सभी, यात्रावृत विधा की रचना है। अगला मिलान कीजिए। वे दिन, ये सारी रचनाएं हैं और इन रचनाओं में किस चीज़ को दर्शाया गया है वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, वे दिन का हो गया आपका,
वे दिन हो जाएगा आपका। वे दिन पहले देख लेते हैं कि इनके रचनाकार कौन रहे, ठीक है। इन सभी रचनाओं के रचयिता कौन रहते हैं, तो वे दिन के रचयिता रहते हैं निर्मल वर्मा, ठीक है। वे दिन के रचयिता कौन रहे, निर्मल वर्मा। वे दिन के रचयिता रहते हैं निर्मल वर्मा। झूठा सच के रचयिता रहते हैं भीष्म साहनी। झूठा सच के रचयिता कौन रहे, तो भीष्म साहनी। झूठा सच के रचयिता रहे भीष्म साहनी। लौटे हुए मुसाफिर के रचयिता रहते हैं कमलेश्वर। लौटे हुए मुसाफिर के रचयिता कौन रहे, कमलेश्वर। लौटे हुए मुसाफिर के रचयिता रहे कमलेश्वर। नरक कुंड में बास के रचयिता रहते जगदीश चंद्र माथुर। नरक कुंड में बास के रचयिता कौन रहे, तो जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। अब देखते हैं कि वे दिन में किसका चित्रण है। वे दिन में हो गया आपका विदेशी परिवेश का चित्रण। वे दिन हो गया आपका विदेशी परिवेश का चित्रण। वे दिन में विदेशी परिवेश का चित्रण है। झूठा सच में हो गया आपका, झूठा सच में राजनीतिक विमर्श को दर्शाया गया है। लौटे हुए मुसाफिर में सांप्रदायिकता का संदर्भ है। जबकि नरक कुंड में बास हो गया आपका दलित चेतना पर आधारित। वे दिन विदेशी परिवेश का चित्रण, झूठा सच राजनीतिक विमर्श, लौटे हुए मुसाफिर हो गया आपका सांप्रदायिकता का संदर्भ, नरक कुंड में बास दलित चेतना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो टूटा तारा अंबिका दत्त व्यास, पथ के साथी महादेवी वर्मा सही है। गांधी संस्मरण और विचार काका कालेलकर, ये भी सही है। टूटा तारा अंबिका दत्त व्यास की रचना नहीं है। फिर यह किसकी रचना है, तो राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है। टूटा तारा राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है। टूटा तारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन रहे। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक रहते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यह मासिक पत्रिका है, यह एक मासिक पत्रिका रही जो 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से इसका प्रकाशन आरंभ होता है। आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से प्रारंभ किया जाता है। निम्न में से कौन सा कहानी का नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था। कौन सा कहानी का नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, तो जयशंकर प्रसाद नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए रहे। कौन कौन नई कहानी के प्रवर्तकों में आते हैं, तो कमलेश्वर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी। कमलेश्वर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी ये सभी नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा। श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का क्या कहा, तो जयदेव कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो गोदान वाणभट्ट की आत्मकथा, झूठा सच या फिर तमस। विकल्प ख यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लेते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा, ठीक है। इनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा ये देख लेते हैं। गोदान का प्रकाशन वर्ष रहता है 1936। गोदान का प्रकाशन वर्ष रहा 1936, ठीक है। गोदान का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। वाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष रहता है 1946। वाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष रहता है 1946। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष रहा 1958। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष रहा 1958। तमस का रहता है 1973। तमस का क्या रहता है 1973। गोदान 1936, वाणभट्ट की आत्मकथा 1946, झूठा सच हो गया आपका 1958, तमस हो गया 1973।
अच्छा, झूठा झूठा सच यहाँ पे ना यशपाल की रचना है, ठीक है। झूठा सच तो यशपाल की रचना है। यहाँ मैंने एक प्रश्न में, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, यहाँ पे एक जगह शायद स्टार्टिंग में ही मैंने ये क्या भीष्म साहनी बता दिया है ना, झूठा सच के रचयिता। एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं किधर गया। हाँ, यहाँ पे झूठा सच का रचयिता मैंने भीष्म साहनी बता दिया शायद, परंतु झूठा सच के रचयिता क्या है? यशपाल। झूठा सच यशपाल की रचना है, न कि भीष्म साहनी। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। इसका तो बता दिया मैंने कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गोदान वाणभट्ट की आत्मकथा, फिर झूठा सच और तमस। गोदान तो हो गया प्रेमचंद की रचना। वाणभट्ट की आत्मकथा किन की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है। जबकि तमस हो गया आपका, तमस भीष्म साहनी की रचना है, ठीक है, न कि झूठा सच। तमस भीष्म साहनी, झूठा सच यशपाल। वाणभट्ट की आत्मकथा हो गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नाविक शब्द का संधि विच्छेद, अच्छा नाविक कौन सा संधि है? तो नाविक आपका अयादी संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नाविक आपका अयादी संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अयादी संधि वाले शब्दों को पहचानने का ट्रिक क्या है? तो अयादी संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो अय, ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, या तो अय या फिर आय, औ या फिर आओ, अवी, ऐसे शब्द मतलब ऐसी ध्वनियाँ आपको सुनाई देगी। जैसे देखिए यहाँ पे, या फिर आवी, ऐसे करके इस प्रकार की ध्वनियाँ आपको मतलब अयादी संधि वाले शब्दों के मध्य में सुनाई देगी। जैसे नाविक में देखिए आपकी आवी शब्द आ रही है, आवी एक ध्वनि आ रही है, नाविक में मध्य में आवी ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार अयादी संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो अय, आय, औ, आओ, अवी या फिर आवी की ध्वनियाँ आती है, ठीक है। अ में आ कर की मात्रा यहाँ पे होगा, यहाँ पे छोटी और आ कर की मात्रा मतलब थोड़ा सट गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद है 9 धन 1, 9 धन 1। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो हो जाता है आपका द्विगु समास। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, इसके अलावा पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, ठीक है। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, ऐसे करके जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में सम धनकार, ठीक है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है आपका? सम धनकार। सम यहाँ पे हो जाएगा हलंत, सम धन कार, ठीक है, ये हो जाएगा सही। कौन सा प्रत्यय युक्त है? कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? छलावा, छल धन आवा, छल धन आवा, छल धन आवा। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। तद्भव शब्द है इनमें से तद्भव शब्द है भांजा। इनमें से तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? भांजा। तो भांजा का फिर तत्सम क्या हो जाएगा? भांजा का तत्सम हो जाएगा आपका भगिनी। भांजा का तत्सम हो जाएगा भगिनी। मैं लिख दे रही हूँ एक बार, भगिनी। भांजा का तत्सम हो जाएगा भगिनी। भांजा का ये तत्सम हो गया भगिनी। इसके अलावा हरिद्रा तो हल्दी का तत्सम रूप है, ठीक है। हरिद्रा हल्दी का तत्सम रूप है। भातृवधु ये हो गया भाभी का तत्सम रूप, ठीक है। भाभी का तत्सम रूप है भातृवधु। भल्लुक हो गया भालू का तत्सम रूप। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो कटोरा एक देशज शब्द है, कटोरा देशज शब्द है। कौन सा विदेशी शब्द है? दीदार। दीदार एक विदेशी शब्द है, दीदार विदेशी शब्द है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, बलवान, चीनी ये सभी गुणवाचक विशेषण है, परंतु आधा गुणवाचक विशेषण नहीं है। आधा आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। आधा जो है ना ये परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, न कि गुणवाचक। गुणवाचक में देखिए जैसे कि गोल, बॉल क्या है? बॉल क्या है? गोल है, तो बॉल का गुण क्या हो गया? गोल। उसका गोल होना बॉल का एक गुण ही तो है, ठीक है। बलवान मतलब कोई व्यक्ति अगर बलवान है तो उस व्यक्ति का गुण क्या हो गया? बलवान
बल कि वो व्यक्ति बहुत बलवान है, ये तो उसका गुण है ना, बलवान होना। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया यानी कि जिस भी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होगा उस वाक्य में जैसे कि आपको पहले की क्रिया और एक बाद की क्रिया का मतलब बोध होगा। जैसे कि कोई क्रिया पहले हो रही है फिर उसके बाद एक क्रिया हो रही है, जैसे सब काम मुझे करना पड़ता है, इसमें वैसा कुछ बोध नहीं हो रहा है पहले और बाद का कुछ काम, मतलब पहले कुछ काम हो रहा है फिर बाद में कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ बोध नहीं हो रहा है, सब काम मुझे करना पड़ता है। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये भी मतलब इसमें भी वैसा कुछ बोध नहीं हो रहा है। उसने खेल कर खाना खाया, इसमें देखिए इसमें दो मतलब क्रिया आ रहा है एक तरह से, उसने खेल कर खाना खाया, वो पहले खेला उसके बाद खाना खाया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं दो क्रियाओं का बोध हो रहा हो, एक पहले और एक बाद में। होती होती शब्द युग्म का सही विकल्प क्या हो जाएगा? होती होती, यहाँ पे केवल देखिए यहाँ पे एक जगह आपका मतलब हर्षों की मात्रा लगी है, दूसरे जगह दीर्घों की मात्रा, वहीं पे एक जगह हर्षई की मात्रा है, दूसरी जगह दीर्घई की मात्रा। तो इस वाले होती का अर्थ हो जाएगा आपका हवन, ठीक है, हवन। और इस वाले होती का अर्थ हो जाएगा बुलावा, हवन बुलावा, हवन बुलावा। तो इस वाले मतलब ऐसे प्रश्न देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सभा, कक्षा, मंडल, भीड़। सभा, कक्षा, भीड़, ये सभी एक मिनट, ये सभी आपके स्त्रीलिंग है, ठीक है। सभा, कक्षा और भीड़ ये सभी स्त्रीलिंग है, जबकि जो मंडल है यह आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। मंडल एक पुल्लिंग शब्द है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निज पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे मुझे की बात हो रही है, यानी खुद की बात हो रही है। जब जैसे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जैसे जहाँ पे खुद के बारे में बात की जाती है, जैसे मैं, मेरा, हमारा, तो ये जो शब्द हो जाते हैं ना ये आपके उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। वहीं मध्यम पुरुषवाचक में कैसे शब्द आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे तुम मतलब सामने वाले की बात की जाती है, जैसे कि तुम, तुम्हारा, आपका, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये आपके मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। अन्य पुरुष में आ जाएंगे यानी किसी और की बात की जा रही है जो यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे वह, उनका, वे, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये आपके अन्य पुरुषवाचक में आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो यहाँ पे मुझे शब्द है इससे क्या बोध हो रहा है? तो यहाँ बोध हो रहा है कि यहाँ पे उत्तम पुरुष है, ठीक है। मुझे जो है यह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। 1-2 क्लास पहले भी इसे बताया है मैंने। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात एक कार्य कहीं ना कहीं दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब निर्भरता, यहाँ पे निर्भरता का बोध होता है ऐसे वाक्य में। तो वह हेतु मद भूतकाल कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे निर्भरता का बोध हो, जहाँ पे एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करती है, जैसे फसल का अच्छा होना कहीं ना कहीं अच्छी वर्षा पर निर्भर करता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये आपका हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे अगर वह पढ़ लेता तो परीक्षा में पास हो जाता, तो परीक्षा में पास होना कहीं ना कहीं उसके पढ़ने पर निर्भर करता है। यदि वह पढ़ लेता तो परीक्षा में पास हो जाता। तो हेतु मत भूतकाल में निर्भरता का बोध होता है, जहाँ पे एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करती है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है, अर्थ के अभाव में कोई महत्व नहीं, भाषा का कोई महत्व नहीं है, अर्थ के अभाव में भाषा का। विकल्प का सही हो जाएगा, अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? तो दोहावली प्रबंध काव्य नहीं है, दोहावली प्रबंध काव्य नहीं है। विमर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो वी, विमर्श शब्द में वी उपसर्ग हो जाएगा। प्रदर्शन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रदर्शन शब्द में प्रत्यय है अन, प्रदर्शन शब्द में प्रत्यय है अन। गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गर्धब, गधा का तत्सम रूप हो जाएगा गर्धब। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है लौंग, तद्भव शब्द है लौंग। इसका तत्सम रूप है लवंग, ठीक है। इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? लवंग। लवण का आपका तत्सम हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे ये ठीक है। जैसे ये लौंग आपका क्या हो गया? लौंग आपका तद्भव शब्द है, इसका यहाँ पे मतलब विकल्प में ही इसका तत्सम भी दिया हुआ है, यानी लौंग का
तत्सम क्या हो गया आपका लौंग का, लौंग का तत्सम क्या हो जा रहा है आपका लवंग, ठीक है, लौंग का तत्सम हो जा रहा है लवंग। उसी प्रकार जैसे लवण आपका क्या हो गया, लवण आपका तत्सम शब्द है, लवण जो है ना, लवण जो है ये आपका तत्सम शब्द है, लवण आपका तत्सम है, ठीक है, लवण आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। और इसका तद्भव हो जाएगा नोन, लवण का तद्भव क्या हो जाएगा, नोन, यह इसका तद्भव है, याद रखिएगा, लवण का तद्भव हो जाएगा नोन। और वर यात्रा जो है यहाँ पे, वर यात्रा का तद्भव क्या हो जाएगा, बारात, वर यात्रा का तद्भव हो जाएगा बारात। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है हमें। संज्ञा इसमें कौन सा है, तो अनुशासन में संज्ञा, अनुशासन एक संज्ञा शब्द है। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही चला गया अर्थात यहाँ पे खुद की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे खुद की बात होती है यानी निज की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, अपने आप शब्द जो हो गया आपका निजवाचक के अंतर्गत आ गया। वह आप ही चला जाएगा यानी वह अपने आप ही चला जाएगा, तो यहाँ पे खुद की जब बात होती है ना तो वहाँ पे हो जाता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे, इस वाक्य में कुछ लड़के यह कौन सा विशेषण है, कुछ लड़के, ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण, यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। लड़के देखिए, हमें पता नहीं है कि कितने लड़के हैं वहाँ पे, ठीक है, परंतु लड़का जो होता है, लड़के जो मतलब है, अगर 4-5 लड़के भी खड़े हैं, 10 लड़के भी खड़े हैं तो वो गिना जा सकता है, ठीक है, वो संख्यावाचक एक शब्द है। अगर मतलब मैं ठीक से एक बार फिर से बता रही हूँ, जैसे देखिए संख्यावाचक के ना दो भेद होते हैं, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, एक हो जाता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, और एक हो जाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है एक, ठीक है। निश्चित में क्या हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर 4 लड़के खड़े हैं, यानी हमें पता है कि वहाँ पे 4 लड़के खड़े हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार अगर कोई कह रहा है कि वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, यानी कि ये हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब कुछ लड़के खड़े हैं, उसे पता नहीं है कि कितने लड़के खड़े हैं, परंतु उसे इतना पता है कि कुछ लड़के वहाँ पे खड़े हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, परंतु परिमाणवाचक विशेषण को आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिसे नापा तोला जा सके, ठीक है, जिसे नापा तोला जा सके। जैसे अगर हम बात करें कि 1 किलो गेहूँ दे देना, 1 किलो गेहूँ देना, तो 1 किलो यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, उसे नाप तोल के दिया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो उदाहरण कैसे हो जाएगा, 1 किलो गेहूँ देना, 2 किलो आलू ले लो, तो इस प्रकार जब मतलब जितने परिमाण में आपको चीज़ें लेनी है वो मतलब एग्जैक्ट निश्चित है कि आपको जैसे 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 मीटर कपड़े चाहिए, ठीक है, इस प्रकार। अगर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो मतलब जितने परिमाण में आपको कोई चीज़ चाहिए वो मतलब क्लियर नहीं है, वो निश्चित नहीं है। जैसे हमको थोड़ा आलू दे दो, थोड़ा चावल दे दो, ठीक है, थोड़ा कम चीनी देना, इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको चीज़ तो चाहिए परंतु कितने परिमाण में चाहिए वो चीज़ निश्चित नहीं है, तो वो आपका किस में हो गया, अनिश्चित में आ गया। जैसे थोड़ा चावल, थोड़ा आलू, ऐसे जो शब्द होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कुछ लड़के हैं तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। अगर संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी बात करें तो ये आपका आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने लड़के हैं, इस वजह से हमने कह दिया कि कुछ लड़के। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनना है हमें, अकर्मक क्रिया बताना है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता रही हूँ। जैसे आकर्मक क्रिया जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, जैसे पहला वाक्य देखिए, हेमलता हंसती है, तो हेमलता जो हंस रही है, यह जो क्रिया कर रही है ये हेमलता पर ही पड़ रहा है, इस क्रिया का प्रभाव, ठीक है। हेमलता हंसती है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। माता जी कपड़े धो रही है, तो माता जी कपड़े धो रही है, माता जी जो कार्य कर रही है उसका प्रभाव कपड़े पर पड़ रहा है। कैसे,
जैसे माता जी जैसे हमें पता लगाना हो कि वाक्य में कर्म कौन सा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वाक्य को क्या शब्द से प्रश्न करना पड़ेगा। अगर क्या शब्द से प्रश्न करने पर आपको उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पे कर्म माना जाएगा, ठीक है। जैसे माता जी क्या धो रही है तो कपड़े धो रही है, आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, ठीक है। माता जी क्या धो रही है तो कपड़े धो रही है। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो आपका हो जाता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। और कर्म का पता कैसे लगाया जा सकता है, मैंने बताया आपको। जैसे आप वाक्य को क्या शब्द से प्रश्न कीजिए, अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो आपका कर्म हो जाएगा, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो किस में चला जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया में चला जाएगा। जैसे आप पहले वाले वाक्य को प्रश्न करके देखिए, हेमलता हंसती है। हेमलता क्या है, मतलब आप प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपको उत्तर ही नहीं मिलेगा। हेमलता हंसती है, आप क्या शब्द से प्रश्न कीजिए, हेमलता हंसती है को, आपको उत्तर ही नहीं मिलेगा, यानी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, ठीक है। वह श्याम से पत्र लिखवाता है। यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सकर्मक अकर्मक नहीं है। यहाँ पे आपका ना प्रेरणार्थक क्रिया है। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। क्रिया जब मतलब डिटेल क्लास लाने पे ही क्रिया को अच्छे से समझा पाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो है आपका विकल्प ग, ये ना ही सकर्मक है ना ही अकर्मक है, ये है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। एक बार मैं लिख दे रही हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपका हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि अपना जैसे कोई कार्य किसी और से करवाना, ठीक है। मतलब कार्य जिस वाक्य में आपको बोध हो कि कार्य जो है किसी और से करवाया जा रहा है, जैसे वह श्याम से पत्र लिखवाता है, यहाँ पे यही हो रहा है, किसी और से कार्य करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चा रो रहा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो कार्य हो रहा है, यानी बच्चा जो कार्य कर रहा है रोने का, उसका जो प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क और ख दोनों में ही आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है। दोनों में ही अकर्मक क्रिया है। सूची, सूची, इस शब्द युग्म का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, पहले वाले सूची का अर्थ हो जाएगा सुई और दूसरे वाले का हो जाएगा तालिका। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, रात्रि, अंत्येष्टि, इच्छा, ये सभी स्त्रीलिंग है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अच्छा एक मिनट फिर से, कौन सा वाक्य शुद्ध है, विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, वह लड़की को बुलाओ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये वाला सही विकल्प हो जाएगा, ये शुद्ध है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। काव्य प्रकाश, अगला हमें क्या करना है, अगला हमें सुमिलित करना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी रचना है, काव्य प्रकाश रसराज, रसविलास, इसके अलावा रस सारांश। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश किसकी रचना है, तो काव्य प्रकाश हो गया आपका चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। रसराज, रसराज किसकी रचना है, तो रसराज हो गया आपका मतीराम, रसराज मतीराम की रचना है। रसविलास किसकी रचना है, तो रसविलास आपका देव की रचना है, ठीक है। रसविलास देव की रचना है। वहीं रस सारांश भिखारी दास की रचना है। काव्य प्रकाश हो गया आपका चिंतामणि, रसराज मतीराम, रसविलास देव और रस सारांश हो गया आपका भिखारी दास द्वारा रचित है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जन्म काल पहले से मेंशन किया हुआ है, ठीक है, मैंने इसे हटाया नहीं। सूरदास जायसी तुलसी रहीम, सूरदास जायसी तुलसी रहीम, विकल्प ग सही हो जाएगा, देख लेते हैं। सूरदास का जन्म काल रहा 1478, जायसी का जन्म काल रहा 1492, तुलसी का जन्म काल रहा 1532, रहीम का रहा 1556। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्मराख, इन सभी का प्रकाशन काल देख लेते हैं। मानस का हंस, मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष रहता है, मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष क्या रहा 1972।
मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष रहा 1972। टेराकोटा, टेराकोटा का प्रकाशन वर्ष रहता है, इसका भी आपका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1972। ठीक है। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र का प्रकाशन वर्ष रहा 1959। भूले बिसरे चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या रहा 1959। गर्म राख का प्रकाशन वर्ष रहता है 1952। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, गर्म राख आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका भूले बिसरे चित्र, फिर आ जाएगा आपका टेराकोटा, उसके बाद आ जाएगा मानस का हंस। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है गर्म राख, गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे गर्म राख के रचयिता रहे उपेंद्र नाथ अश्क, गर्म राख के रचयिता रहे उपेंद्र नाथ अश्क 1952। भूले बिसरे चित्र के रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा 1959। टेराकोटा के रचयिता रहे लक्ष्मीकांत वर्मा 1972। मानस का हंस के रचयिता रहे अमृतलाल नागर 1972। रीतिरात्मा काव्यस्य उक्ति किसकी है, रीतिरात्मा काव्यस्य उक्ति किसकी है, तो वामन की है। रीतिरात्मा काव्यस्य उक्ति वामन की है। रेशमीटाई एकांकी के रचयिता कौन रहते हैं, रेशमीटाई एकांकी के रचयिता रहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमीटाई एकांकी के रचयिता रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं, लाला श्रीनिवास दास की कौन सी रचना है, तो प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी ये दोनों ही रचनाएं किनकी है, तो ये लाला श्रीनिवास दास की है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, हम तो अवश्य ही जाएंगे। उपयुक्त सभी अशुद्ध है, उपयुक्त सभी अशुद्ध है। इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में मुझे थोड़ी गलती लग रही है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।